देखो, हम वैदिक कालीन व्यवस्थाओं को देख रहे थे और हमने वैदिक कालीन सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था को देख लिया था। आज हमको वैदिक कालीन आर्थिक व्यवस्था को समझना है। इकोनॉमी क्या थी उनकी, आर्थिक व्यवस्था। और आर्थिक व्यवस्था मतलब क्या है, उनकी अर्थव्यवस्था क्या थी। अर्थव्यवस्था मतलब भाई उनके जीवन यापन के साधन क्या थे, कैसे वो अपना क्या उत्पादन करते थे, क्या वहां पे कृषि होती थी, क्या वहां पे व्यापार वाणिज्य की स्थिति थी। जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती थी, तो हर कार्य की इकोनॉमिक एक्टिविटीज में थोड़ा थोड़ा अंतर रहता है। कभी पशुपालन अधिक होता है, कभी खेती अधिक होती है, कभी उद्योग व्यापार वाणिज्य। अलग अलग समय पर अलग अलग हमको थोड़ा सा जिसको कहना चाहिए कि आर्थिक व्यवस्था दिखाई देती है। और देखो, आपने सामाजिक व्यवस्था पढ़ी है और राजनीतिक व्यवस्था पढ़ी है, और अभी चल के हम थोड़ी सी उनकी कल्चर और धार्मिक व्यवस्था को भी पढ़ेंगे। कोई भी सिस्टम है निर्भर केवल आर्थिक सिस्टम पर करता है, आर्थिक व्यवस्था, या इसको कह सकते हैं अर्थव्यवस्था। ये मेन है। इसी पे आपकी सामाजिक व्यवस्था निर्भर करेगी, आपका समाज। इसी पे आपकी राजनीतिक व्यवस्था निर्भर करेगी, और इसी पे आपकी धार्मिक या सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था निर्णायक है। मतलब देखो, कहना ये चाह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि आर्थिक व्यवस्था एकमात्र होती है जो सबको निर्धारित करती है, लेकिन मेन मुख्य यही होता है। आपका समाज कैसा होगा ये आपकी अर्थव्यवस्था पर निर्भर करेगा। भाई आपकी अर्थव्यवस्था पशुपालन पर निर्भर करती है, मतलब पशुपालन ही है जो जिससे आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। आपका समाज एक अलग टाइप का होगा। आप देख सकते हो आज भी चरवाहे कम्युनिटी ज्यादा तो नहीं बची, लेकिन फिर भी कुछ पहाड़ी इलाकों में जो बची है, उनका जीवन आप देख सकते हो पूरी तरीके से वो पशुओं पर निर्भर है। फिर यदि कोई समाज आर्थिक व्यवस्था उसकी कृषि पर निर्भर है, मतलब वहां पर खेती किसानी, तो वहां का समाज एक अलग होगा। इसको तो आप बहुत ही अच्छे से देख सकते हो। ग्रामीण अर्थव्यवस्था भारत के गांव में चले जाओ, जहां पर क्या है, अर्थव्यवस्था उनकी कृषि पर निर्भर है, तो एक अलग टाइप का समाज आपको दिखाई देगा। वहीं अब जब आप शहर में जाओगे, सिटीज में क्या है, वहां पर एग्रीकल्चर की भूमिका नहीं है, वहां पर उद्योग धंधे हैं और सर्विस सेक्टर है, नौकरी है। तो वहां का समाज थोड़ा सा आपको अलग दिखाई देगा। मतलब देखो, एक ही देश है भारत, भारत का नगरीय समाज थोड़ा सा अलग है और ग्रामीण समाज थोड़ा सा अलग है। तो अलग क्यों है? अलग होने का मुख्य कारण है कि दोनों की अर्थव्यवस्थाएं अलग अलग है। तो अर्थव्यवस्था मेन है। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था बदलेगी, राजनीतिक और सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था भी बदल जाएगी। इनको बदलने के लिए कुछ नहीं है, ये बदलेंगी, ये अपने आप बदल जाएंगी। अभी अपने राजनीतिक व्यवस्था देखिए कि राजा बिल्कुल स्वेच्छाचारी और निरंकुश नहीं है। राजा प्रजा हितैषी है, अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर रहा है, सभा समिति की सलाह लेके काम कर रहा है। तो राजा निरंकुश होने के लिए जरूरी है कि अर्थव्यवस्था बदले। जब अर्थव्यवस्था बदलेगी, कृषि का विकास होगा, राजा के पास टैक्स से पैसा आएगा, फिर राजा सेना रखेगा उस पैसे से, और उसी पैसे से उसी सेना से जनता पर जुल्म करेगा। राजा स्वेच्छाचारी हो जाएगा, निरंकुश हो जाएगा, तानाशाह हो जाएगा। तो जैसी अर्थव्यवस्था, मतलब देखो, आपको इसको पकड़ के रखना है। यदि आपको ने अर्थव्यवस्था को पढ़ के रखा, तो आप किसी भी होने वाले चेंजेस को बहुत आसानी से समझ सकते हो। ऋग्वेदिक कालीन समाज अलग था, धर्म अलग था। आज का समाज अलग है, आज का धर्म अलग है। उस समय सब कुछ अलग था, आज अलग है। क्यों? क्योंकि ये बदल गया। उस समय अर्थव्यवस्था बिल्कुल अपने प्रारंभिक चरण में थी, कुछ भी नहीं था, ना तो व्यापार था, ना वाणिज्य था। इवन मुद्रा का भी हमको प्रचलन ना के बराबर देखने को मिलता है। बार्टर सिस्टम था, वस्तु के बदले वस्तु। गेहूं लाए हो, चावल ले जाओ, चावल लाए हो, सब्जी ले जाओ, टमाटर ले जाओ, घी दूध, इस टाइप से। मुद्रा उद्रा का कोई प्रचलन था नहीं। तो आपको समाज भी थोड़ा सा अलग टाइप का दिखाई देगा। जब मुद्रा ही नहीं है, तो फिर संचय किसका होगा? मुद्रा ही नहीं है तो संचय किसका करोगे, जोड़ के किसके रखोगे? तो मतलब देखो, मेन चीज क्या है, आर्थिक व्यवस्था। जैसे जैसे आर्थिक व्यवस्था बदलेगी, सामाजिक व्यवस्था अपने आप बदलेगी,
राजनीतिक व्यवस्था अपने आप बदलेगी और धार्मिक और सांस्कृतिक व्यवस्थाएं भी अपने आप बदल जाएगी। उसमें कुछ नहीं करना, मेन ये आधार है, ये बदलेगा, ये सब अपने मतलब ये कह सकते हैं कि ये मुख्य है और ये सहयोगी। अर्थव्यवस्था मुख्य है और समाज, राजनीति, धर्म ये सब सहयोगी ऑक्सिलरी। ये बदला, ये सब कुछ बदल जाएगा। तो उत्तर ऋग्वेद काल से जब उत्तर ऋग्वेद काल आएंगे, इसी में बदलाव होगा। तो इसमें बदलाव होगा तो इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। हमने पढ़ चुके हैं, सामाजिक की स्थिति को भी देख चुके हैं, राजनीतिक स्थिति को भी देख चुके हैं, और दोनों में बदलाव हुए। बदलाव होने का मुख्य कारण है। और जब ऋग्वेद से अभी हम जब महाजनपद काल पहुंचेंगे तो भी क्या है, समाज और राजनीति बदलेंगे। तब भी बदलने का मुख्य कारण यही रहेगा कि आर्थिक व्यवस्था बदलेगी। तो जैसे जैसे हम इतिहास में आगे बढ़ेंगे देखेंगे आर्थिक व्यवस्थाएं परिवर्तित होते रहती है। जैसे जैसे आर्थिक व्यवस्था बदलती है, समाज, राजनीति, धर्म अपने आप बदलते जाता है। ठीक है ना। तो हमको देखो इसमें वैदिक कालीन आर्थिक व्यवस्था को समझना है कि क्या आर्थिक व्यवस्थाएं थी, अर्थव्यवस्था क्या थी। तो देखो अर्थ, वही हम दो हिस्से करेंगे। एक को हम कहेंगे ऋग्वेद काल में, ऋग्वेद कालीन, और दूसरा हिस्सा उत्तर ऋग्वेद कालीन। ऋग्वेद कालीन और उत्तर ऋग्वेद कालीन। अब बाकी देखो अर्थव्यवस्था में जो जिन पक्षों को हमको बताना है मुख्य रूप से कि एक आर्थिक व्यवस्था के अंतर्गत हमको किन बिंदुओं पर बताना पड़ेगा। तो देखो सबसे पहला पॉइंट आपको बताना है एग्रीकल्चर की क्या स्थिति थी, कृषि। दूसरा बताना है आपको पशुपालन, कृषि की क्या स्थिति है, पशुपालन की क्या स्थिति है। फिर आप तीसरे पॉइंट में बताओगे शिल्प एवं उद्योग, शिल्प एवं उद्योग। चौथे पॉइंट में बताओगे व्यापार एवं वाणिज्य, व्यापार एवं वाणिज्य। और चाहो तो फिर थोड़ा सा मोहरे और लिपि के बारे में भी बता दो, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं। ये मेन है शुरू का, कृषि, पशुपालन, ये सब मेन है। ठीक है ना। तो देखो आपको इन्हीं 5 बिंदुओं में हमको ऋग्वेदिक कालीन और उत्तर ऋग्वेदिक कालीन आर्थिक व्यवस्था को बताना है। बाकी देखो इतना तो आपको पता ही है, ऋग्वेदिक कालीन अर्थव्यवस्था की जानकारी का स्रोत ऋग्वेद है और उत्तर ऋग्वेदिक कालीन अर्थव्यवस्था की जानकारी का मुख्य स्रोत यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ और अरण्य। ये एक पॉइंट तो आपको पहले लिखनी है आंसर की शुरुआत करने के साथ में। अब देखो जो आपकी ऋग्वेदिक कालीन आर्थिक व्यवस्था है, इस आर्थिक व्यवस्था में हमने ऋग्वेद और उत्तर ऋग्वेद का समाज और राजनीतिक व्यवस्था दोनों को देख लिया है। और इसमें हमको ये पता चल रहा था कि जो ऋग्वेद काल है, इस ऋग्वेद काल में मनुष्य खाना बदोशी था। जो आर्य लोग थे वो एक जगह स्थायी नहीं हुए थे, बल्कि क्या है, मूव कर रहे थे। वही खाना बदोश जत्ते टाइप कबीले के रूप में, कि आज ये कबीला इधर रहा है तो कुछ दिन बाद वो कबीला उठा के इधर चला गया। अब जब कोई समाज खाना बदोश है तो स्वाभाविक सी बात है वो खेती कैसे करेगा। खेती के लिए जरूरी क्या है, स्थायी रूप से कि अपनी फसल बोई है तो आपको सिंचाई करना पड़ेगा, 4 महीने तो देना पड़ेगा ना, तब जाके आप करोगे। ये तो लगातार मूव कर रहे हैं। तो हमको ये बताना पड़ेगा कि जो क्या कहते हैं, जो ऋग्वेदिक कालीन समाज है, ऋग्वेदिक कालीन समाज में जो कृषि था वो द्वितीयक पेशा था। द्वितीयक पेशा, सेकेंडरी ऑक्यूपेशन। द्वितीयक पेशा था। द्वितीयक पेशा का मतलब क्या है, समझे ना, कि अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि नहीं है, कुछ और है। कृषि उनका सेकेंडरी है, कि पैसा कहीं और से, जैसा है ना कि उनने कहा कि भाई हमारी मुख्य आय का स्रोत तो ये है और थोड़ी बहुत आय इस क्षेत्र से भी हो जाती है। तो ऋग्वेदिक कालीन जो आर्य
थे उनके लिए कृषि कोई मेन व्यवसाय नहीं था, सेकेंडरी ऑक्यूपेशन था कि ठीक है फसल फेंक दी है, थोड़ी बहुत उग गई है, हमने देखा फसल में भी केवल जौ की जानकारी मिलती है, ज्यादा कोई फसलों का भी उल्लेख नहीं। ठीक है ना। द्वितीय पेशा था। और जो अर्थव्यवस्था थी वह निर्वाह एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी। निर्वाह एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी। निर्वाह अर्थव्यवस्था का मतलब समझते हो? निर्वाह अर्थव्यवस्था का मतलब है कि केवल जीवन चल जाए उतना ही उत्पादन होता है। हड़प्पा सभ्यता देखे, वहां पे बड़े बड़े अन्नागार मिले, मतलब वो निर्वाह अवस्था नहीं, अर्थव्यवस्था नहीं थी, वहां पे उत्पादन होता था, और उत्पादन इतना होता था कि उपभोग करने के बाद वो बचा के भी रख लेते थे, संरक्षण। यहाँ पे ऐसा नहीं, केवल निर्वाह अर्थव्यवस्था। निर्वाह अर्थव्यवस्था मतलब क्या है? डेली का डेली, आज उगाओ खाओ बात खत्म। निर्वाह अर्थव्यवस्था। संचय जैसी कोई चीज थी नहीं उनके पास, कोई ऐसे ना तो बड़े घर थे, कुछ भी नहीं था। तो निर्वाह और अर्थव्यवस्था कैसी थी? ग्रामीण। ग्रामीण अर्थव्यवस्था आप समझ रहे हो, उद्योग धंधे ज्यादा कोई आपको यहाँ पे दिखाई देंगे नहीं। ठीक है ना। तो देखो जो प्रारंभिक जीवन है इसमें ये लोग द्वितीय पेशे के रूप में था एग्रीकल्चर, निर्वाह और ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी, और वही खाना बदोश जीवन था इनका। ठीक है। अब देखो कृषि के बारे में थोड़ी सी और जानकारी आपको यहाँ पे होनी चाहिए। यहाँ पर क्या है कृषि के संदर्भ में, अब देखो मेंस में जब आप लिख रहे हो तो इतने में आपका एक लाइन हो गया कि कृषि के बारे में। लेकिन क्या है कि 3 नंबर का क्वेश्चन है, या फिर प्री के हिसाब से भी आपको कृषि के बारे में कुछ और जानकारी होनी चाहिए। पहली बात तो जो कृषि है, कृषि के लिए यहाँ पर ऋग्वेद का जो चतुर्थ मंडल है, चतुर्थ मंडल, ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल में 57 सूक्त, 57वां सूक्त ऋग्वेद के चौथे मंडल में 57वें सूक्त में 24 मंत्र कृषि के लिए समर्पित हैं। 24 मंत्र कृषि के लिए समर्पित है। 24 मंत्र कृषि के लिए समर्पित है। अश्विनी देवताओं का उल्लेख है, जिनने मनु को हल चलाना सिखाया। मनु को हल चलाना सिखाया अश्विनी देवताओं ने। फिर कृषि के लिए कुछ शब्दों का उपयोग मिलता है। कृषि के लिए कुछ शब्दों का उपयोग मिलता है। कौन कौन से? जैसे बैल, बैल के लिए शब्द उपयोग लाया गया है वृक्ष। दूसरा शब्द मिलता है हलवा, हल को चलाने वाला। और इसके लिए जो शब्द उपयोग में लाया गया है वो है कीवाच, कीवास। हल के लिए लागल शब्द यूज मिलता है, लागल। और खाद के लिए करीश शब्द उपयोग में लाया गया है, करीश। या शब्द मिलता है शाकम, करीश या शाकम। खाद के लिए करीश या शाकम शब्द उपयोग में लाया गया है। फिर उपजाऊ खेत के लिए उर्वरा शब्द उपयोग में लाया गया है। उर्वरा ये किसके लाया गया है? उपजाऊ खेत के लिए। उपजाऊ खेत के लिए उर्वरा शब्द का उपयोग किया गया है। हिल्ल शब्द उपयोग लाया गया है कम उपजाऊ भूमि के लिए। हिल्ल कम उपजाऊ भूमि के लिए।
खिल्य शब्द उपयोग में लाया गया है कम उपजाऊ भूमि के लिए। क्षेत्र शब्द उपयोग देखा गया है जुते हुए खेत के लिए। क्षेत्र शब्द किसके लिए है? जुते हुए खेत के लिए। जुते हुए खेत के लिए क्षेत्र शब्द उपयोग में लाया गया है। सीता शब्द उपयोग में लाया गया है हल रेखा के लिए। मतलब हल से जो फसल बोने के लिए जो लाइन बनाते हैं ना, इसको कूड़ कहते हैं, उसके लिए इसको सीता कहा जाता था। लेकिन अगर देखो ये शब्द आपको याद रखने हैं, सब प्री में पूछे गए हैं। फसल में केवल एक यव मतलब जौ, इसका ही उपयोग है। और धान्य शब्द उपयोग में लाया गया है अनाज के लिए। धान्य शब्द उपयोग में लाया गया है अनाज के लिए। फिर एक और शब्द देखने को मिलता है उर्दर। ये अनाज मापने के लिए, अनाज मापने का यंत्र कह लो, या ये कह सकते हो कि जिससे अनाज को मापा जाता था, किलो है, उसका उर्दर शब्द उपयोग में लाया गया है। फिर सिंचाई के लिए भी देखो दो शब्द योग मिलते हैं, स्वयंजा और खनितमा। सिंचाई के लिए स्वयंजा और खनितमा। स्वयंजा और खनितमा। स्वयंजा मतलब होता है कि जिसमें वर्षा के जल या नदियों के जल से, जिस खेत में से जिससे सिंचाई होती थी, वर्षा का या नदियों का जल, जहां वर्षा के जल और नदियों के जल से सिंचाई होती थी, ऐसे सिंचाई को स्वयंजा कहते थे। और खनितमा मतलब क्या है? कुएं या तालाब के माध्यम से जहाँ खेती होती है, कुएं या तालाब के माध्यम से जहां खेती होती है। ठीक है। तो देखो, ऋग्वेदिक कालीन आर्थिक जीवन में पहले पॉइंट आपने बताया है कि कृषि द्वितीयक पेशा था, निर्वाह अर्थव्यवस्था और ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी, और जीवन खाना बदोश था। ये सारे कुछ शब्द उपयोग मिले हैं ऋग्वेद में कृषि के लिए। तो कृषि तो थी, लेकिन उस रूप में नहीं थी कि बहुत ज्यादा सेकेंडरी ऑक्यूपेशन था, इनको ज्यादा कृषि से मतलब था नहीं। क्योंकि देखो, अभी ऋग्वेद काल में लोहे की खोज नहीं हुई। जब लोहे की खोज नहीं होगी तो हल क्या है? लकड़ी का हल होगा। और लकड़ी के हल से जुताई ढंग से होगी नहीं भाई। गहरी जुताई होगी जब फसल अच्छी होगी। तो लकड़ी के खेत से, लकड़ी के हल से ऊपर ऊपर जुताई होती थी तो बो देते थे। उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हो जाएगी, लोहे का हल बनेगा, और फिर कृषि बूम होगा, और फिर अर्थव्यवस्था बदल जाएगी। तो यहाँ पे आपको पहले ही पॉइंट बताना है कि जो अर्थव्यवस्था है उसमें क्या है? मुख्य था आपका मतलब सेकेंडरी था कृषि। कृषि से ज्यादा कुछ आर्यों को मतलब था नहीं। ठीक है। तो देखो, ये पहला पॉइंट है केवल कृषि का। मेंस में देखो आपको केवल इतना ही लिखना है। कितना? कि भाई सेकेंडरी ऑक्यूपेशन था कृषि, निर्वाह अर्थव्यवस्था थी, बात खत्म हो गई है। ये जब बाकी जो चीज है सब उसको याद रखना है, चाहे प्री के हिसाब से है या 3 नंबर में भी कभी पूछ सकता है, उस दृष्टिकोण से हमने उसको याद रखने का प्रयास करना। ठीक है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे, पशुपालन। तो देखो, ऋग्वेद काल में हम पशुपालन के संदर्भ में बताएंगे कि ऋग्वेद काल में पशुपालन मुख्य व्यवसाय था। ऋग्वेद काल में जो पशुपालन था वो कैसा था? मुख्य व्यवसाय। ऋग्वेद काल में पशुपालन मुख्य व्यवसाय था। देखो, पशुपालन मुख्यतः कबीलाई ढांचा है, एक जगह से दूसरी जगह तक मूव कर रहे हैं, स्थायी जीवन आया नहीं है। तो इनके जीवन में पशुओं का अत्यधिक महत्व था। पशुओं का महत्व, अत्यधिक महत्व था पशुओं का। अब देखो, पशुओं का इनका क्या है? पशु यातायात के साधन थे। बैलगाड़ी में पशु जोत लिया और उसमें बैठ के कहीं भी निकल लिए। खाद्यान्न,
भोजन का मुख्य अंग था। विनिमय के साधन के रूप में विनिमय के साधन, कोई वस्तु खरीदनी है तो पशुओं के माध्यम से क्रय विक्रय कर सकते हैं। और कृषि में सहायक, कृषि में सहायक, इतना महत्वपूर्ण रोल था कि पूरी अर्थव्यवस्था पशुओं पर ही निर्भर थी, पशु ही सब कुछ था। और पशुओं में भी जो सबसे ज्यादा महत्ता थी वो थी गाय की, गाय की। और गाय की महत्ता को यदि समझना है तो इस चीज से समझ सकते हो कि ऋग्वेद में 176 बार गाय का उल्लेख है। 176 बार गाय शब्द का उल्लेख किया गया है। और देखो, जब आपकी अर्थव्यवस्था किसी एक चीज पर निर्भर कर जाती है तो सब कुछ उसी को कहा जाता है, सब कुछ उसी को। आपके यहां जो भी इंपॉर्टेंट है वो गाय ही, जो भी अच्छा है वो गाय ही। अब गाय के लिए ऋग्वेद में अलग अलग शब्द यूज देखने को मिलते हैं। जैसे ये गाय है ना, यही संपत्ति का घोतक थी। किसी के पास 50 गाय है, किसी के पास 100 गाय है, गाय ही है। कोई जमींदार है तो उनका 1000 गाय, संपत्ति गाय थी। किसी को कुछ सामान खरीदना है, गाय एक्सचेंज कर ली, या गाय के बदले कोई सामान ले आया, सब कुछ गाय है, संपत्ति का घोतक थी गाय। लोग जो प्रार्थना कर रहे हैं, पूजा प्रार्थना में पुत्रों के साथ गाय की कामना की गई है। समझ रहे ना, प्रार्थना कर रहे हैं जो उस समय के देवता थे इंद्र से कि भाई हमारे गायों की संख्या में वृद्धि हो जाए, गायों के थनों में दूध आ जाए, ऐसा प्रार्थना थी। तो जो प्रेयर थी उसमें भी मुख्य रूप से वो क्या पैसा नहीं मांग रहे हैं। जैसे आज के समय में तो हम प्रार्थना करते तो क्या मांगते हो कि भैया नौकरी लग जाए हमारी, पैसा आ जाए हमारे पास, बाकी तो सब हम देख ही लेंगे। उस समय पैसा तो था ही नहीं, मुद्रा तो थी नहीं, तो लोग प्रार्थना तो करेंगे ही ना। तो प्रार्थना किसमें कर रहे हैं कि गाय है, गायों की संख्या बढ़ जाए, हमारी गाय ने, हमारे में गाय ज्यादा से ज्यादा दूध दे, क्योंकि जितनी ज्यादा गाय रहेगी, गाय ज्यादा से जल्दी उतने हम रईस हो जाएंगे। रईसी का पैमाना गाय थी, सब कुछ गाय थी, अर्थव्यवस्था का आधार थी गाय। ऋग्वेद में देखो 176 बार उल्लेख है, 176 बार ऋग्वेद में उल्लेख है, मतलब कितना महत्वपूर्ण है। अन्य किसी देवता के लिए भी इसके शब्द उपयोग में नहीं लाए गए हैं जितना गाय को दिया गया है। फिर गाय के लिए अघन्या शब्द का उपयोग किया गया है। अघन्या मतलब वध ना करने योग्य, मारना नहीं है। कौन मारेगा गाय को? गाय संपत्ति है, तो संपत्ति को कोई नष्ट करता है क्या? तो गाय को बिल्कुल कभी हाथ नहीं लगाना। फिर हमको ऋग्वेद काल में गाय के लिए अलग अलग शब्द यूज देखने को मिलते हैं। जैसे धनी व्यक्ति है कोई, धनी व्यक्ति, इसके लिए शब्द यूज किया गया है गोमत। गोमत भी देखो गाय से ही बना है। धनी व्यक्ति के लिए गोमत। और राजा के लिए जो शब्द यूज किया गया है वो है गोपति, गाय का मालिक, गोपति। भाई जिसके पास गाय है वही राजा टाइप का जीवन जी रहा है, तो गोपति। आगे चल के राजा के लिए क्या शब्द हो जाता है? भूपति, भूमि का मालिक। तो जैसे जिसको भी जिसका मालिक साबित करना, पति शब्द जोड़ दो, पति मतलब ही होता है मालिक, तो गाय का पति, गाय का मालिक। तो इसके पास जितने ज्यादा गाय वो उतना ज्यादा रईस, मतलब यहाँ पर रईसी का पैमाना भी गाय थी। अतिथि के लिए भी गाय शब्द उपयोग किया गया है। अतिथि कल बताया था ना, गोहन शब्द यूज किया जाता है या गोहंता। और गोहंता का भी बताया था कि अपना सबसे प्रिय सामान अतिथि को देना पड़ता था, तो उस समय सबसे प्रिय सामान थी गाय, तो इसलिए गाय चली हुई की वजह से तो गोहंता अतिथि। समय के लिए गोधुली शब्द उपयोग में लाया जाता था, समय के लिए गोधुली। दूरी मापने के लिए जव्यतु शब्द उपयोग लाया जाता था।
गव यतु, ये काय के लिए था? दूरी मापने के लिए। दूरी मापने के लिए गव्यति। पुत्री के लिए दुहिता शब्द उपयोग लाया गया है। दुहिता, दुहिता मतलब भी गाय ही होता है, और इसको भी क्या कह रहे हैं? पुत्री। पुत्री के लिए दुहिता शब्द उपयोग में लाया गया है। मतलब समझ रहे हो ना? गाय ही सब कुछ है, अर्थव्यवस्था का आधार है। व्यक्ति के जीवन में केवल गाय है। गाय ही सब कुछ है, संपत्ति है। गाय ही मोड ऑफ एक्सचेंज है, विनिमय का साधन है। इतने 176 बार गाय, और जो भी इनके पास इंपॉर्टेंट है उसको गाय से जोड़ देना है। गोहन, गोपति, गोधुली, दुहिता, गोपति, जो भी इंपॉर्टेंट है वो गाय से कनेक्ट कर दे रहे हैं। मतलब देखो, किसी भी अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा, जैसे उनका वर्तमान समय में अर्थव्यवस्था धन, तो हम जो भी इंपॉर्टेंट अच्छी चीज होती है उसको धन से जोड़ देते हैं। लक्ष्मी, लक्ष्मीपति, इस टाइप से। तो अर्थव्यवस्था का आधार जो है वो गाय थी, सब कुछ गाय का। इस ऋग्वेद काल में युद्ध होते थे, और युद्ध का भी मुख्य कारण गाय था। युद्ध के लिए भी गाय शब्द का उपयोग करते हैं। जो युद्ध होते थे उस युद्ध के लिए भी क्या है? गविष्ठी शब्द का उपयोग कर रहे हैं। मतलब क्या है? गाय ढूंढने जा रहे हैं या गाय की खोज में जा रहे हैं, तो उसके लिए भी क्या है? गाय शब्द का उपयोग किया जा रहा है। और युद्ध का मुख्य आधार भी गाय ही थी। मतलब युद्ध होने का जो मुख्य कारण भी था क्या? वो गाय ही था। मतलब देखो, गाय युद्ध का कारण, उनने हमारी गाय कब्जा में कर ली, अब युद्ध होगा। युद्ध का मुख्य कारण क्या था? गाय थी। गविष्ठी शब्द उपयोग में लाया गया है युद्ध के लिए। और गविष्ठी मतलब क्या होता है? गाय को खोजना। गविष्ठी, गविष्ठी शब्द उपयोग में लाया गया है गाय के लिए। ठीक है ना? तो मतलब देखो, ये बताना चाह रहे हैं कि गाय ऋग्वेद काल की अर्थव्यवस्था का संपूर्ण आधार थी। सब कुछ गाय पर ही निर्भर था। और ये पता चलता है हमको क्या? गाय की इतने सारे शब्दों का उपयोग देखकर गाय को वध ना करने योग्य कहा गया है। ठीक है ना? सब कुछ गाय पर ही निर्भर कर रहा है, इसलिए ऋग्वेद के 176 मंत्रों में गाय का उल्लेख किया गया है। और देखो, यहीं से गाय की महत्ता उपयोग आज भी देख रहे हैं ना, गाय पूजनीय है। हालांकि केवल पूजा के है, बाकी उसकी उपयोगिता खत्म हो गई, तो इसलिए गाय रोड पे घूम रही है। आप धार्मिक ग्रंथ पढ़ोगे तो पता चलेगा गाय में सभी देवताओं का वास है। अब देख नहीं रहे, गाय ही सब कुछ है तो देवता का वास तो है ना। आप जिसके पास गाय नहीं हो तो उसका जीवन खत्म। जैसे आज के समय में जिसके पास पैसा नहीं है उसका जीवन खत्म है, कोई नहीं पूछ रहा उसको। तो वहां पर पैसा नहीं है ऋग्वेद काल में, सब कुछ क्या है? गाय है। भाई खेती भी करना है तो खेती होगी बैल से, और बैल कहां से आएगा? गाय से। पशुपालन, दूध, दही, घी, सब कुछ गाय से आ रहा है। यदि आपकी गाय खत्म, आपका जीवन खत्म। यदि गाय मर गई गलती से, तो तुम भूखे मरोगे। समाज में रेपुटेशन खत्म, समाज में इज्जत कैसे है? अरे इनके पास 50 गांव है, जैसे उन्होंने कहा कि जिसके पास ज्यादा खेती है तो उसको पटेल कह देते हैं कि गांव पटेल आए हैं। तो इस समय गांव का पटेल कौन है? जिसके पास ज्यादा गाय है। तो जब गाय इतना ज्यादा रहेगा महत्वपूर्ण, तो गाय को तो इज्जत देनी पड़ेगा ना, गाय को पूजनी पड़ेगा। तो गाय को पूजा गया। गाय को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया कि देवताओं से भी ज्यादा महत्ता दी गई गाय की। 176 मंत्रों में गाय का उल्लेख किया गया है। देवताओं का भी नहीं इतना ज्यादा उल्लेख, इंद्र वरुण को छोड़ दिया जाए तो बाकी कोई देवता का उल्लेख नहीं मिलता है। प्रार्थना में लोग गाय मांग रहे हैं पुत्र के साथ। और यहाँ पे जो गाय की महत्ता स्थापित हुई है, आगे तक रहेगी। क्यों? क्योंकि अभी लंबे समय तक भारत कृषि अर्थव्यवस्था वाला देश रहेगा, और कृषि में भी गाय की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी, क्योंकि बैल चाहिए, खाद चाहिए, तो वो गाय से ही आएगा। तो गाय की महत्ता लगभग लगभग 2500 साल तक भारत में गाय की महत्ता बनी हुई है। आज भी महत्ता बनी हुई है, लेकिन अब वो केवल क्या है? रिचुअल्स के तौर पर है कि भाई धार्मिक है, हम उसकी पूजा करते हैं, तो गाय को एक रोटी दे दी और फिर भगा दिया। क्योंकि अब गाय कोई उपयोगी नहीं बची है भाई। कृषि में गाय की उपयोगिता खत्म हो गई है, क्योंकि कृषि में क्या ट्रैक्टर आ गया। अब गाय की कोई जरूरत ही नहीं, बैल की कोई जरूरत ही नहीं। दूध, दही, घी बाजार में पैकेट में मिल ही रहा है, तो उनका आदमी गाय पालेगा क्यों? भगाओ गाय को, सबने गाय को भगा दिया। कोई गाय की जब क्योंकि जरूरत ही नहीं है। देखो, आदमी उपयोगितावादी होता है। जब तक उसको जिस चीज की उपयोगिता होती है तब तक वो रखता है उसको।
तो वो जो जितना ज्यादा इंपॉर्टेंस होगा उसको सर पे चढ़ाएगा, उसकी पूजा करने लगेगा, उपयोगिता खत्म भगा देगा। यही गाय के साथ हुआ है। जब उपयोगिता थी तो देखो सर पे बैठाया, पूजा करी। आज भी केवल नाम मात्र की पूजा कर रही है, लेकिन गाय को तो समाज से विदा कर दिया गया है, इसलिए गाय रोड पे पन्नी खा रही है, क्योंकि गाय की कोई उपयोगिता नहीं बची हमारे समाज में। जिस समाज में उपयोगिता थी उस समाज ने उसको पूजा करी है। आज भी पूजा है, लेकिन वो तो केवल नाम मात्र की है। ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर आपको दूसरा पॉइंट बताना है कि मुख्य रूप से पशुपालन, और पशुपालन में भी सबसे महत्वपूर्ण क्या थी, गाय। गाय के बाद जो दूसरा पशु है उसका भी उल्लेख मिलता है, वो दूसरा पशु क्या है, घोड़ा। गाय के बाद यदि कोई दूसरा महत्वपूर्ण पशु था तो वो घोड़ा, क्योंकि देखो घोड़े का उपयोग ये लोग रथ में करेंगे, रथ में लगा के घोड़ा, तो बैलगाड़ी से तेज चलता है रथ। तो अब गाय के बाद क्या है, घोड़े का अत्यधिक महत्व। अश्वमेध यज्ञ भी किया जाता है, तो जिसके पास घोड़ा है उसको भी थोड़ा सा सम्मान से देखा जाएगा। तो गाय के बाद यदि कोई दूसरा महत्वपूर्ण पशु है आर्यों के लिए तो वो क्या है, घोड़े। बाकी तो फिर क्या है, अन्य पशु में भेड़, बकरी, कुत्ता, ये सब भी है, लेकिन मेन तो क्या है, गाय। सब कुछ गाय पे निर्भर कर रहा है। दूसरे नंबर पे घोड़ा है, क्योंकि घोड़े की भी उपयोगिता है। ठीक है ना। तो देखो मेंस में अपना आंसर लिखना है, केवल इतना ही बताना है, कृषि द्वितीयक पेशा था और पशुपालन मुख्य व्यवसाय था, और पशुपालन में सबसे ज्यादा महत्वता है क्या है, गाय की। 176 मंत्रों में गाय का उल्लेख किया गया है, और गाय के बाद दूसरा महत्वपूर्ण पशु क्या है, घोड़ा। और याद रखना यहाँ पे भी जो पशुपालन है वो व्यवसायिक नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई ने गाय पाल के और दूध डेयरी खोल ली है कि दूध बेचने जा रहा है, बिकने बिकने वाला कोई कालम नहीं है यहाँ पर। हाँ बस गाय है, उसके माध्यम से एक्सचेंज हो जा रहा है, उसके माध्यम से एक्सचेंज चीजों को किया जा रहा है। मुद्रा का भी यहाँ पर कोई चलन है नहीं। तीसरा फिर पॉइंट है हमारे लिए शिल्प एवं उद्योग। अब देखो शिल्प एवं उद्योग में हमको दो तीन चीज देखनी है। अब निर्वाह अर्थव्यवस्था थी, थोड़ा बहुत कृषि से कमा रहे हैं, थोड़ा बहुत पशुपालन से चल रहा है, तो उद्योग धंधों का तो कोई विकास है है नहीं ऋग्वेद काल में। लेकिन फिर भी अपन को एक दो पॉइंट तो बताना पड़ेगा। तो देखिए इसमें हम वस्त्र उद्योग बता देते हैं और धातु उद्योग। वस्त्र उद्योग, वस्त्र उद्योग में बताओगे, कपास का ज्ञान नहीं था, कपास का ज्ञान नहीं, ऊन का ज्ञान था, ऊनी वस्त्रों की जानकारी थी, ऊनी वस्त्र। कपास का ज्ञान नहीं था, ऊन का ज्ञान इनको था। फिर एक दो शब्द उपयोग में लाए गए हैं शिल्पकारों के लिए। जैसे एक शब्द था सीरी या पेशस्करी, सीरी या पेशस्करी, ये शब्द लाया गया उपयोग में कपड़ा बुनने वाली महिला के लिए, कपड़ा बुनने वाली महिला, कपड़ा बुनने वाली महिला के लिए सीरी या पेशस्करी। तंतुवाय शब्द उपयोग में लाया गया, तंतुवाय, तंतुवाय शब्द उपयोग में लाया गया है जुलाहे के लिए, जुलाहे के लिए। और तसर शब्द उपयोग में लाया गया है करघा, करघा मतलब जिससे कपड़ा बुनते हैं। ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर ये दो तीन है, बाकी कुछ और व्यवसाय का भी उल्लेख मिलता है। जैसे तक्षण शब्द उपयोग में लाया गया है, तक्षण, ये बढ़ई के लिए उपयोग में लाया गया है, मतलब बढ़ई का भी शिल्पकार के रूप में उल्लेख है। चर्मकार उद्योग के रूप में स्थापित था यहाँ पर, चर्मकार जो चमड़े का काम करता था। कुंभकार, कुंभकार के लिए कुलाल शब्द उपयोग में लाया गया है, कुंभकार मतलब कुम्हार, उसके लिए क्या शब्द उपयोग में लाया गया है, कुलाल। थोड़ी बहुत धातु उद्योग की जानकारी मिलती है, धातु उद्योग। और धातु उद्योग में क्या है, देखो लोहे का तो इनको ज्ञान नहीं था, यहाँ पर अयस शब्द उपयोग में लाया गया है, अयस, अयस। लेकिन यहाँ पर अयस शब्द का तांबे अथवा कांसे के लिए उपयोग में लाया गया है, तांबा अथवा कांसा। देखो आगे चलकर अयस शब्द लोहे के लिए उपयोग में लाएगा,
लेकिन अभी यहाँ पर जो अयस्क शब्द है वो तांबे और कांसे के लिए, क्योंकि इनको लोहे की जानकारी नहीं थी। तांबे और कांसा, तो बस इतने लिख देना, धातु उद्योग में लोहे की जानकारी नहीं थी, लोहा नहीं, सोने की जानकारी भी नहीं थी, चांदी की भी जानकारी इनको नहीं थी, ना तो सोना था ना चांदी था ना तांबा, जो तांबा तो था, तांबा और कांसे की जानकारी थी, लोहा सोना और चांदी इसकी इनको जानकारी नहीं थी। ठीक है, तो देखो ये इनका शिल्प एवं उद्योग के संदर्भ में आपको केवल एक लाइन बताना है कि वस्त्र उद्योग और धातु उद्योग की जानकारी मिलती है। वस्त्र उद्योग में सूती कपड़ा की जानकारी नहीं थी, ऊन की जानकारी थी। चाहो तो एक साथ शब्द का उपयोग कर सकते हो ताकि उद्योग में बता सकते हो। अयस्क शब्द का उपयोग लाया गया है जो तांबे और अथवा कांसे के लिए, लोहे और इसकी कोई जानकारी नहीं। ठीक है, फिर इसमें व्यापार वाणिज्य, अगला पॉइंट क्या है, व्यापार वाणिज्य। व्यापार वाणिज्य भी नहीं था, कुछ नहीं था व्यापार वाणिज्य के नाम पे। यार अब सोचो कबीला लोग क्या व्यापार वाणिज्य करेंगे, मुद्रा व्यापार वाणिज्य के लिए अतिरिक्त उत्पादन चाहिए, मुद्रा चाहिए, बहुत सारी चीज चाहिए, कुछ भी नहीं है इनके पास। तो आप ये लिख सकते हो कि व्यापार वाणिज्य सीमित अवस्था में था, सीमित अवस्था में, सीमित अवस्था में था। एक शब्द उपयोग में लाया गया है, पड़ी। पड़ी शब्द उपयोग में लाया गया है गाय की, गाय चराने वाले को, जो लोग आर्यों की गाय चराते थे, आर्यों की जो लोग गाय चराते थे उनके लिए पणी शब्द उपयोग में लाया गया। यही पणी शब्द आगे जाके व्यापारियों के लिए उपयोग में लाया जाएगा। तो समझ रहे हैं ना कि व्यापारी लोग यहाँ पर नहीं है, पणी शब्द उपयोग में है, लेकिन वो क्या है, चोरों के लिए उपयोग में लाया गया है। एक और शब्द में उपयोग में लाया गया है प्रभु, और ये है धनी व्यापारी के लिए। एक गाय तो व्यापार हो रहा होगा थोड़ा बहुत, और क्या, बाकी बहुत थोड़ी मात्रा में व्यापारिक वस्तु के रूप में क्या थी, कपड़ा, इसका थोड़ा बहुत व्यापार होता था। वो भी देखो केवल यहाँ पर ऊनी कपड़ा है, कपास की तो जानकारी है नहीं इनको। तो व्यापार वाणिज्य भी आप बता सकते हो बहुत सीमित रूप में था। विनिमय का साधन केवल गाय थी, विनिमय का साधन गाय। मुद्रा का चलन नहीं था, मुद्रा करेंसी नहीं थी, वस्तु विनिमय प्रणाली थी, वस्तु विनिमय प्रणाली, बार्टर सिस्टम, वस्तु के बदले वस्तु। ठीक है ना, तो देखो ये ऋग्वेदिक कालीन आर्थिक व्यवस्था की जानकारी। एक और पेशे के रूप में क्या है, चिकित्सक का पेशा देखने को मिलता है, चिकित्सा, चिकित्सा। ठीक है ना, इसके संदर्भ में भी एक लाइन जान लो। चिकित्सक को यहां पर एक शब्द उपयोग, चिकित्सक मतलब डॉक्टर, भीषज शब्द उपयोग में लाया जाता था। भीषज किसके लिए, चिकित्सक के लिए, डॉक्टर के लिए भीषज शब्द। और देखो जो चिकित्सक है यहां पर उल्लेख है अश्विनी देवताओं को, ये चिकित्सक के देवता या चिकित्सा शास्त्र का देवता अश्विनी देवता। अब इसमें देखो दो तीन कहानी उल्लेख में है ऋग्वेद में। एक तो क्या है, ऐसी कहानी है कि अश्विनी देवता ने, विश्वपाल नामक एक व्यक्ति था, इसके पैर कटने पर कृत्रिम पैर लगाए। तीन कहानी देखने को मिलती है। एक विश्वपाल का उल्लेख है, विश्वपाल के पैर कटने पर कृत्रिम पैर लगाए। दूसरा उल्लेख मिलता है च्यवन ऋषि का, च्यवन ऋषि, च्यवन ऋषि, च्यवन ऋषि का क्या उल्लेख मिलता है कि अश्विनी देवता ने इन च्यवन ऋषि को नव यौवन प्रदान किया था। इन्हीं के नाम से आजकल च्यवनप्राश बिकता है। तो च्यवनप्राश है ना,
तो चमन ऋषि के नाम से है, लेकिन चमन ऋषि ने बनाया नहीं था, ये अश्विनी देवता ने इनको बना के दिया था कि ये खा लो और इससे तुम फिर से जवान हो जाओगे। तो फिर वही है, चवन ऋषि की कहानी मिलती है। और फिर एक और कहानी का उल्लेख मिलता है, ब्रजराज का अंधापन दूर किया। ब्रजराज का अंधापन दूर किया, अंधापन दूर किया। क्योंकि मतलब जैसे पेशे के रूप में हमको चिकित्सक की भी जानकारी मिलती है। ये तीन उदाहरण के माध्यम से आपको याद रखना पड़ेगा, बाकी इसमें कुछ और है नहीं। तो देखो, ऋग्वेदिक कालीन आर्थिक जीवन में आपको इतना ही बताना। पहला पॉइंट कृषि, दूसरा पॉइंट पशुपालन, तीसरा पॉइंट शिल्प एवं उद्योग, चौथा पॉइंट व्यापार वाणिज्य। परिवहन के साधन लिपि मोहरे कोई है नहीं यहाँ पर, ना तो लिपि की जानकारी है ना मोहरों की जानकारी है, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। अब हमको एज इट इज इन्हीं 5 बिंदुओं में क्या देखना है, उत्तर ऋग्वेदिक कालीन कि 1000 ईस्वी के पश्चात क्या परिवर्तन आया आर्यों की आर्थिक व्यवस्था के अंतर्गत। तो देखो, जो उत्तर ऋग्वेदिक कालीन आर्थिक व्यवस्था में परिवर्तन आया है, उस परिवर्तन का कारण हमने राजनीतिक व्यवस्था देखी, सामाजिक व्यवस्था देखी। आर्थिक व्यवस्था में आप ये समझो कि परिवर्तन का जो कारण है यहाँ पर, तो ये है कि 2-3 घटनाएं हो गई हैं। 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक ऋग्वेद, और फिर उसके बाद जो उत्तर ऋग्वेद आया है। एक तो क्या है, लोहे की खोज हुई। लोहे की खोज होने से क्या है, लोहे की कुल्हाड़ी बनाई, जंगलों को साफ किया गया। जंगलों को साफ किया गया तब खेती के लिए भूमि मिल गई। एक तो भूमि मिल गई खेती के लिए। भाई अब सोचो ना, आज की हिस्ट्री में तो आपको जगह खाली मिल रही, उस समय तो हर जगह जंगल थे। अब मशीन तो है नहीं, अब पेड़ काटना है, आपके पास लोहे की कुल्हाड़ी भी नहीं है, पेड़ काट काटोगे, पत्थर की कुल्हाड़ी से पेड़ काटना है, तांबे की कुल्हाड़ी संभव नहीं है पेड़ काटना, तो बहुत श्रम था। तो कृषि का उतना ज्यादा विस्तार, जहां जहां खाली भूमि मिली वहां पे कृषि कर ली, बात खत्म हो। पशुपालन मुक्त था। लेकिन अब लोहे की खोज से क्या है, पेड़ों को काटा गया, जगह साफ करी गई, नई जगह मिली, एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट होना चालू हो जाता है। दूसरा, लोहे की खोज ने ही क्या है, गहरी जुताई आरंभ कराई, तो फसल अब अच्छी हुई। मतलब देखो, इतिहास में जिससे टर्निंग पॉइंट कहते हैं हम, इतिहास जहां से टर्निंग पॉइंट होता है, वो कुछ घटनाएं हैं। उनमें से एक घटना है लोहे की खोज। यदि लोहे की खोज नहीं हुई होती तो शायद मनुष्य पशुपालन पर ही निर्भर करता, क्योंकि ज्यादा श्रम नहीं करना है। अब धीरे धीरे मनुष्य का श्रम बढ़ते जाएगा। देखो, जब हम स्टोन एज पढ़ रहे थे, मनुष्य जंगलों में रहता था, तब कुछ भी नहीं था, शिकारी और खाद्य संग्राहक था। वो कुछ नहीं करता था, ना तो वो फसल बो रहा है, ना काट रहा है, ना जानवरों को पाल रहा है, जंगल में रह रहा है। वहां पे जो कंदमूल मिले उसने बीन के खा लिया, फल लगे वो जो भी मिला उसको उसने बीन के खा लिया, या कोई जानवर का शिकार कर लिया। बस जानवर के शिकार करने में मेहनत की, क्योंकि जानवर इतना आसान नहीं है जानवर का शिकार करना, बंदूक गोली तो है नहीं, पत्थर से ही जानवर को मारना है। लेकिन जो भी मिल गया कर लिया, और कुछ नहीं था। जीवन बिल्कुल सिंपल था, कोई तनाव नहीं था उसमें। फिर तनाव थोड़ा सा बढ़ता है, उनने क्या है, पशुपालन की शुरुआत की। अगर तो व्यक्ति अपनी सुविधा के लिए पशुपालन चालू करता है, मनुष्यों ने, उनने क्या है, पशुओं का शिकार करने में बहुत दिक्कत जाती थी, कई किलोमीटर भागना पड़ता था, तब जाके शिकार हो पाता था। अब उनने कहा, इस बाड़े में जानवर पाल लो और इसका कभी भी शिकार कर लो। दूध दूध का उत्पादन करने लगा और उससे उसका निर्वाह हो गया। फिर धीरे धीरे क्या है, आगे चल के कृषि का विकास हुआ। कृषि का विकास तो ऋग्वेद काल में हो गया था, लेकिन कृषि बताया ना सहायक पेशा थी, क्योंकि कृषि करना इतना आसान नहीं था, लोहे की जानकारी नहीं थी और जमीनी भी नहीं थी। उत्तर ऋग्वेद काल में लोहे की खोज ने अब टर्निंग पर पलट दिया पूरा। अब क्या है, जो कृषि है ये क्या हो गया, मुख्य व्यवसाय हो गया। उत्तर ऋग्वेद काल में कृषि मुख्य व्यवसाय हो गया। और मुख्य व्यवसाय होने का सबसे मेन कारण क्या था, लोहे का ज्ञान। लोहे का ज्ञान, लोहे के ज्ञान से क्या हुआ कि भाई देखो, कुल्हाड़ी बनी लोहे की, और इस लोहे की कुल्हाड़ी से जंगल साफ किए गए। लोहे का हल बनाया गया जिससे गहरी जुताई संभव हुई। गहरी जुताई,
और गहरी जुताई होगी तो स्वाभाविक सी बात क्या है, फसल का उत्पादन अच्छा होगा। और दूसरा क्या है, क्षेत्र आधारित जनपदों का उदय। क्षेत्र आधारित जनपदों का उदय और भूमि को निजी मिल्कियत का दर्जा। भूमि को निजी मिल्कियत का दर्जा, मतलब देखो यहाँ पर ऋग्वेद काल में केवल संपत्ति गाय थी, गाय के अलावा कोई संपत्ति नहीं थी, भूमि तो पड़ी थी, कोई कुछ भी कर ले कोई दिक्कत नहीं, कोई किसी की भूमि नहीं थी, क्योंकि भूमि का व्यक्ति करेगा क्या, खेती तो होना नहीं है, तो भूमि का चार थोड़ी डालेगा, गाय भैंस थी। लेकिन अब यहाँ पर क्या है, लोहे की कुल्हाड़ी से जंगल साफ की गई, गहरी जुताई की जाने लगी, तो फसल उत्पादन हो गया, तो फसल के लिए जमीन चाहिए ना, तो अब यहाँ पर जमीन की महत्ता बढ़ना चालू होगी। और क्षेत्र आधारित जनपद, देखे ना, जन और जन मिलकर जनपद हो गए। जैसे ऋग्वेद काल में हमको क्या है, कबीले जन मिलते हैं, जन में उनने का भरत जन कबीला था एक। भरत जन कबीले का कौन सा क्षेत्र था, कोई क्षेत्र नहीं था, क्योंकि क्षेत्र वहां पे था ही नहीं। लेकिन यहाँ पर जनपद, हस्तिनापुर जनपद, तो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि दिल्ली हरियाणा के आसपास का क्षेत्र हस्तिनापुर जनपद था, कुरु जनपद था, वो पांचाल जनपद था, श्रीवी जनपद था, बहुत सारे जनपद हो गए जो क्षेत्र आधारित हो गए। तो मतलब देखो यहाँ पर क्या है, कृषि जो है अब मुख्य व्यवसाय के रूप में जाने जाने लगा, और कृषि के माध्यम से अब संपत्ति का उदय होता है। और देखो ऋग्वेद के बाद के जितने ग्रंथ हैं उसमें कृषि की बहुत चर्चा की गई। तो चर्चा क्या की गई है वो आपको कुछ थोड़ी सी पॉइंट को जानना है। जैसे है तैतरेय उपनिषद, तैतरीय उपनिषद, तैतरीय उपनिषद में है अन्न ही ब्रह्म है। अब देखो, अब गाय को 176 मंत्रों में ऋग्वेद में उल्लेख है, लेकिन अब यहां पर क्या कहने लगा है, अन्न, अन्न ही ब्रह्म, मतलब अन्न ही भगवान है। अन्न की महत्ता मतलब कृषि की महत्ता अब बढ़ गई। इस काल में अन्न की इतनी महत्ता नहीं थी, क्योंकि अन्न के नाम पर केवल जौ थी और कुछ था नहीं। दूसरा, यहां पर एक बार उल्लेख मिलता है कि राजा जनक ने स्वयं हल पकड़कर खेती की। राजा जनक ने स्वयं हल पकड़कर खेती की। मतलब क्या है कि देखो, राजा हल चला रहा है खेत में जाके, सिंबॉलिक रूप से, ताकि जनता भी खेती करे। जनता क्यों करेगी खेती, उनका पशुपालन से अच्छा जीवन तो चल रहा है। लोगों को खेती करने की प्रोत्साहित करने के लिए राजा है ना, राजा हल खींचते हल चलाएगा, तो जनता भी उसको देख के प्रोत्साहित होगी और खेती करने के लिए आगे बढ़ेगी। इंद्र के लिए शब्द उपयोग में लाया गया है, इंद्र के लिए शब्द उपयोग में लाया गया है सुनासिर। और सुनासिर मतलब होता है हलवा, हल को चलाने वाला। भगवान का सबसे मेन इंद्र, वो भी उन्हीं का हल चला रहा है। अथर्ववेद में एक देवता का उल्लेख है, अथर्ववेद, उनका नाम है पृथ्वीवेन। पृथ्वीवेन, पृथ्वीवेन, तो पृथ्वीवेन ने क्या है, ये हल कृषि की पद्धति खोजा इसने। लोहे का जो हल बनता है ना, उससे हल कृषि की पद्धति, हल कृषि की पद्धति खोजने वाला व्यक्ति था पृथ्वीवेन। इसलिए इसको दुनिया का पहला कृषि इंजीनियरिंग कहते हैं। ये पृथ्वीवेन क्या है, दुनिया का पहला कृषि इंजीनियर, कृषि इंजीनियर पृथ्वीवेन। फिर अथर्ववेद में ही और बहुत सारे शब्दों का उपयोग देखने को मिलता है, जैसे अनावृष्टि, अतिवृष्टि,
अतिवृष्टि, अनावृष्टि, अतिवृष्टि, कीटों से फसल की रक्षा का उपाय है, मंत्रों का उल्लेख है। कीटों से फसलों की रक्षा, कुछ मंत्रों में है कि ये मंत्र का उच्चारण करोगे तो नहरों का उपयोग किया गया है, नहर पहली बार आया है। नहर के लिए क्या है, कुल्या शब्द का उपयोग लाया गया है। ये प्री में कई बार पूछा गया है कि अथर्ववेद में नहरों के लिए कौन सा शब्द उपयोग में लाया गया है, तो नहरों के लिए क्या है, कुल्या। या क्वेश्चन ये पूछा गया है कि पहली बार नहरों का उल्लेख कहाँ मिला है, तो अथर्ववेद में मिला है नहरों का उल्लेख। फिर और आप बताओगे कि एक और है वाजस्नेयी संहिता, इसमें वाजस्नेयी संहिता, इस वाजस्नेयी संहिता में 4, 8, 12, 16, 4, 8, 12, 16 नहीं 24 और 64, नहीं बस इतना ही 24 बैलों द्वारा जुताई का उल्लेख है। खेत भाई तुम देखते हो किसान में ज्यादा ज्यादा क्या है, दो बेल देखोगे कि दो बेल को जोत के एक साथ 24 बेल को जोत कर खेती की जा रही है। फिर और कुछ ग्रंथों में कृषि का उल्लेख देखने को मिलता है, जैसे शतपथ ब्राह्मण में, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, इस शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में अलग अलग शब्द हैं, जैसे बुआई, बुआई के लिए वपंत शब्द का उपयोग किया गया। जुताई नहीं, बुआई के लिए सॉरी कृषंत है, बुआई के लिए कृषंत शब्द का उपयोग है। जुताई, जुताई के लिए वपंत शब्द का उपयोग है, वपंत। कटाई के लिए लुनंत, लुनंत शब्द का उपयोग किया गया है कटाई के लिए। और मृणंत शब्द के है मड़ाई के लिए। मृणंत शब्द का उपयोग किया गया है। ठीक है ना। तो देखो ये आपको बताना है, उत्तर ऋग्वेद काल में मुख्य व्यवसाय क्या हो गया था, कृषि। और कृषि मुख्य व्यवसाय होने का मुख्य कारण क्या था, लोहे की खोज, लोहे की खोज। और हालांकि देखो लोहे की खोज, लोहे की जानकारी ऋग्वेद के अंतिम समय में हो गई थी, लेकिन वो लोहे का उपयोग नहीं कर पाए थे कृषि में। उत्तर ऋग्वेद काल में ही लोहे का उपयोग हो पाता है कृषि में। ठीक है। और भी क्या कहते कृषि के संदर्भ में कुछ फसलों की जानकारी मिलती है। देखो ये सब प्री के हिसाब से है कि पूछा गया है अलग अलग पेपर में। जैसे गेहूं, गेहूं के लिए गोधूम शब्द उपयोग नहीं किया गया है, गोधूम। धान के लिए शाली शब्द उपयोग में लाया गया है, शाली। चावल के लिए ब्रीही, ब्रीही या तंदुल। सरसों के लिए शारी या शाका, सरसों। गन्ने के लिए इक्षु, इक्षु गन्ने के लिए। माशक शब्द लाया गया है मूंग या उड़द, मूंग या उड़द थे, इसके लिए क्या है, माशक शब्द उपयोग लाया गया है। ठीक है ना। दो टाइप की फसलों का उल्लेख मिला है, दो टाइप की फसलों का उल्लेख मिला है।
एक तो जो आपका तैतृय संहिता में उल्लेख है कि 2 बार फसलें उगाई जाती थी और 2 प्रकार की फसलें थी। एक थी कृष्टि पक्ष और एक थी आकृष्ट पक्ष। एक थी कृष्टि पक्ष और दूसरी थी आकृष्ट पक्ष। कृष्ट पक्ष और आकृष्ट पक्ष। कृष्टि पक्ष क्या थी? जुताई के बाद, मतलब ऐसी फसल जिसके लिए जुताई जरूरी थी, जुताई के बाद। और इसको क्या है? बिना जुताई के, बिना जुताई के ही हो जाती थी, ठीक है ना। तो देखो, उत्तर ऋग्वेद काल में कृषि मेन व्यवसाय हो गया। पूरे उत्तर वैदिक कालीन के जो ग्रंथ है उसमें कृषि की बहुत चर्चा की गई है। फसल के तरीके बताए गए हैं, जुताई के तरीके बताए गए हैं, खाद की चर्चा है, सिंचाई की चर्चा है। जो अभी केवल गाय गाय की चर्चा कर रहे थे, अब किसकी चर्चा करने लगे? ज्यादातर कृषि की, क्योंकि कृषि अब मेन व्यवसाय हो गया। यद्यपि पशुपालन अभी भी क्या है? द्वितीयक व्यवसाय बना रहा, द्वितीयक व्यवसाय। लेकिन देखो, गाय की महत्ता उत्तर ऋग्वेद काल में भी है। क्यों? क्योंकि जब तक कृषि होती रहेगी तब तक गाय महत्वपूर्ण बनी रहेगी। बहुत लंबे समय तक, लगभग जब तक भारत ग्रामीण अर्थव्यवस्था था तब तक कृषि में, जब तक कृषि में गाय की महत्ता थी तब तक गाय हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनी रही। तो यहाँ पर पशुपालन क्या है? द्वितीय व्यवसाय के रूप में स्थापित था, ठीक है ना। बाकी अब इनको उत्तर ऋग्वेदिक काल में बाघ और हाथी की जानकारी भी हो गई थी। कुछ और पशुओं से परिचित हुए थे। तो बस आपको दूसरा पॉइंट इतना ही लिखना है कि उत्तर ऋग्वेद काल में पशुपालन द्वितीय व्यवसाय के रूप में स्थापित था। मतलब अभी देखो, द्वितीय व्यवसाय में उद्योग धंधे नहीं आ पाए। सेकेंडरी ऑक्यूपेशन अभी भी पशुपालन ही है। एग्रीकल्चर, पशुपालन, उद्योग धंधे व्यापार वाणिज्य तो बहुत सीमित रूप में है। अब तीसरा पॉइंट आते हैं शिल्प एवं उद्योग। शिल्प एवं उद्योग के संदर्भ में ये बता दें कि ऋग्वेद काल से उत्तर ऋग्वेद काल में शिल्प एवं उद्योग धंधों में थोड़ी सी वृद्धि होती है। नए नए शिल्प का हमको नाम सुनने को मिलता है। कुछ नई, भाई देखो, नई जैसे लोहे की खोज हो गई, तो लोहे की खोज हो गई तो लोहे से जुड़ी एक अलग व्यवसाय विकसित हो गया ना, एक नया शिल्प हो गया। तो ऐसे क्या है, कुछ और धातुएं खोजी गई, कपास की जानकारी हो जाएगी तो एक नया व्यवसाय पैदा हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर क्या है, कुछ व्यवसायों की सूची मिली है। काय में मिली है? वाजसनेयी संहिता और तैतृय ब्राह्मण में कुछ व्यवसायों की सूची मिली है। वाजसनेयी संहिता और तैतृय संहिता, इसमें कुछ व्यवसायों की सूची मिली है। जैसे एक शब्द मिला है कंटीकर, ऐसा है कंटी कीकर। ये मिला है बुआई और कटाई करने वाले के लिए। दूसरा एक शब्द मिला है विदलकार, विदलकार। विदलकार कौन होते थे? विदलकार होते थे टोकरी बनाने वाले, टोकरी बनाने वाले विदलकार। और कुलाल शब्द उपयोग में लाया गया है कुम्हार, कुंभकार के लिए। कुलाल, कुम्हार के लिए, कुंभकार के लिए कुलाल शब्द उपयोग में लाया गया है। जो लोग रंगाई का काम करते थे उनके लिए रजयती शब्द उपयोग में लाया गया है। रंगाई का काम करने वाले, रजयती। रस्सी बनाने का जो काम करते थे वो रज्जू सर्प कहते थे, रज्जू सर्प। रस्सी बनाने वाले, रस्सी बनाने वाले। तक्षण तो जानते ही हो, बढ़ई के लिए है। तक्षण बढ़ई के लिए उपयोग में लाया गया है।
चर्मकार तो जानवरों की खाल निकालते थे, चर्मकार जानवरों की खाल, चर्मकार जानवरों की खाल के लिए किया गया, ठीक है ना। तो देखो इतने नए व्यवसायों का उदय देखने को मिलता है, शिल्प उद्योग इतने विकसित हो गए, ऋग्वेद काल में इसमें से कुछ नहीं था। फिर धातु उद्योग में भी हमको उन्नति देखने को मिलती है, ये तो नए व्यवसाय देखे। फिर धातु उद्योग में भी हमको नए चीजों की जानकारी मिलती है। धातु, तो देखो धातु उद्योग में क्या है, सोना, तांबा, कांसा, लोहा, ये सब था। ऋग्वेद में ये नहीं था, ऋग्वेद में केवल तांबा और कांसा था, तांबा, सोना, कांसा, लोहा। तो स्वाभाविक सी बात है इन धातुओं से जुड़े उद्योग भी विकसित हो गए थे। लोहे के लिए यहां पर क्या है, कृष्ण अयस या श्याम अयस शब्द उपयोग में लाया गया है, कृष्ण अयस या श्याम अयस। काला रहता ना लोहा, तो काली धातु को बोला गया है कृष्ण अयस या श्याम अयस। लोहित अयस ये शब्द उपयोग में लाया गया है तांबे के लिए, लोहित रक्त के लिए भी उपयोग, लाल, तांबा लाल। त्रिपु शब्द उपयोग में लाया गया है कांसे के लिए, त्रपु, कांसा। और हिरण्य शब्द उपयोग में लाया गया है सोने के लिए, सोना, हिरण्य। ठीक है ना। तो देखिए ये शिल्प एवं उद्योग में आपको इतनी जानकारी होनी चाहिए। पूछ लिया गया है कि क्या कहते हैं उत्तर ऋग्वेद में या ऋग्वेदिक काल में या वैदिक काल में लोहे के लिए क्या है, आपको अयस, कृष्ण अयस शब्द है, तांबे के लिए लोहित अयस है। फिर व्यापार वाणिज्य पे आते हैं। तो देखो जब उद्योग में थोड़ी सी तरक्की हुई है कि कुछ नए उद्योग धंधे देखने को मिलते हैं, तो व्यापार वाणिज्य भी थोड़ा सा हमको दिखाई देगा। और व्यापार वाणिज्य में अपन ये बता देंगे कि भाई देखो उद्योग धंधे में वृद्धि हुई तो व्यापार वाणिज्य में भी थोड़ी बहुत तो वृद्धि होगी ही। इस काल में हमको विदेश व्यापार की जानकारी मिलती है, विदेश व्यापार। क्यों? क्योंकि विदेश व्यापार के संदर्भ में शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में समुद्र की चर्चा की गई है, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में पूर्वी एवं पश्चिमी समुद्र की चर्चा है, पूर्वी एवं पश्चिमी समुद्र की चर्चा है, पूर्वी एवं पश्चिमी समुद्र की चर्चा है। वाजसनेयी संहिता में 100 डंडे वाले पतवार का उल्लेख है, 100 डंडे वाले पतवार का उल्लेख है, मतलब वही बड़े नाव को कह लो या जहाज कह लो। तो मतलब इससे ऐसी जानकारी मिल रही है कि शायद ये लोग विदेश व्यापार में संलग्न हो गए थे, ठीक है ना। परंतु याद रखो अभी मुद्रा का प्रचलन नहीं है, बल्कि वस्तु विनिमय प्रणाली चल रही है, वस्तु विनिमय प्रणाली चल रही थी, ठीक है ना। हाँ, अब वस्तु विनिमय प्रणाली थी, बार्टर सिस्टम था, जैसे ऋग्वेद काल में गाय ही विनिमय का प्रमुख साधन थी। लेकिन वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या है, कुछ धातुएं आ गई थी, सोना चांदी, तो उनका भी थोड़ा बहुत चलने लगा था एक्सचेंज के रूप में। फिर एक शब्द उपयोग में लाया गया है श्रेष्ठ और श्रेष्ठनी, ये व्यापार की श्रेणियों के लिए उपयोग में लाया गया था। कहां लाया गया है? बृहदा अरण्यक और उपनिषद और ऐतरेय ब्राह्मण में, बृहदा अरण्यक, उपनिषद और ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में श्रेष्ठ
और श्रेष्ठिन, ये क्या है? व्यापारियों की श्रेणी। एक दो शब्द और मिलते हैं, कुसीद और कुसीदन। तैतरीय संहिता में मिलता है कुसीद शब्द, तैतरीय संहिता में कुसीद शब्द उपयोग में मिलता है। कुसीद, और कुसीद का अर्थ होता है उधार दिया गया धन। उधार दिया गया धन, उधार दिया गया धन। और एक और शब्द मिलता है कुसीदन, कुसीदन। और कुसीदन शब्द मिलता है शतपथ ब्राह्मण में। शतपथ ब्राह्मण में कुसीदन का अर्थ है उधार देने वाला, उधार देने वाला। कुसीदन, उधार देने वाला। ठीक है ना? तो बस देखो क्या है, इतने ही अर्थव्यवस्था के संदर्भ में इतनी ही जानकारी मिलती है। तो देखो, ये ऋग्वेद काल था और उत्तर ऋग्वेदिक कालीन अर्थव्यवस्था थी। ऋग्वेद काल से उत्तर ऋग्वेद काल की अर्थव्यवस्था में बदलाव के लक्षण दिखाई देते हैं। स्पष्ट रूप से हमको बदलाव के लक्षण दिखाई देते हैं। बदलाव दिख ही रहे ना, यहाँ पर पशुपालन मुख्य व्यवसाय है, यहाँ पर कृषि मुख्य व्यवसाय है। यहाँ पर कृषि सहायक था, यहाँ पर पशुपालन सहायक हो गया। यहाँ पर शिल्प उद्योग एक दो जानकारी थी, यहाँ पर शिल्प उद्योग देखो ज्यादा हो गए। यहाँ पर इनको लोहे की जानकारी नहीं थी, सोने की नहीं थी, चांदी की नहीं थी, यहाँ पर सबकी हो गई। यहाँ पर समुद्र का कोई उल्लेख नहीं, विदेश व्यापार नहीं, यहाँ पर विदेश व्यापार देखने को मिल गया है, सब कुछ है। तो आप ये बता सकते हो कि अर्थव्यवस्था विकसित तो ही है, लेकिन एक बात याद रखना, अर्थव्यवस्था में परिवर्तन होने का जरूर हुआ, लेकिन अभी भी अर्थव्यवस्था ग्रामीण और निर्वाह अर्थव्यवस्था ही थी। ये एक लाइन दोनों के लिए है। ऋग्वेद काल की अर्थव्यवस्था भी ग्रामीण और निर्वाह अर्थव्यवस्था थी, उत्तर ऋग्वेद काल की अर्थव्यवस्था भी ग्रामीण और निर्वाह अर्थव्यवस्था थी। अर्थ पहले ही बता दिया, ग्रामीण और निर्वाह का मतलब क्या है? ग्रामीण मतलब गांव, अभी कुछ भी नहीं है, शहर और नगर कुछ नहीं है। नगर अब थोड़े थोड़े विकसित होना चालू हो रहे हैं। और निर्वाह मतलब क्या है? कि बस सस्टेन कर पाओ। ज्यादा कोई संचय जैसी यहाँ पर स्थिति नहीं थी कि आपने अनाज का संचय कर लिया है, धन का संचय कर लिया है, ऐसा कुछ भी नहीं था। ठीक है ना? तो देखो, ये ऋग्वेद कालीन आर्थिक जीवन था या अर्थव्यवस्था थी। देखो, आपको मेंस में आंसर लिखना है वैदिक कालीन आर्थिक जीवन, तो आप सीधे ऐसा एक साइड ऋग्वेद लिखो, एक साइड उत्तर ऋग्वेद लिखो, और इधर पॉइंट डाल डाल के लिखो कृषि, पशुपालन, शिल्प, उद्योग धंधे, व्यापार वाणिज्य, बस ये विनिमय का साधन या धातु कुंजी, ऐसे 5-6 पॉइंट। और दोनों को कंपैरिजन करके एक साथ आप 50 शब्दों में बहुत आसानी से बता सकते हैं। ये जो फैक्ट है, कुछ फैक्टों का उपयोग करना है, ये तो ज्यादातर फैक्ट क्या है, प्री के लिए उपयोग में लाए गए हैं, क्योंकि प्री में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिया है कि कुसीदन शब्द किस लिए उपयोग लाया गया है, तो आपको याद रखना। ठीक है ना? बाकी मेंस के लिए तो देखो आसान है, आपको 5 पॉइंट याद रखने हैं, और 5 पॉइंट में आप दोनों अर्थव्यवस्थाओं को समझा सकते हैं। ठीक है ना? तो देखो, ये वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था हो गई। अब वैदिक कालीन धार्मिक जीवन को अपन कल देखेंगे।